तो जो सब्जेक्ट पे मेरे पास है, लास्ट ईयर मैंने HPSC पढ़ाया था, मगर जो है इस बार मेरे पास ये इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल का आया है। तो आई विल ट्राई कि जो है इसको भी हम एक अच्छे अंदाज में लेके चलें। और बाकी जो है सब्जेक्ट का कोर्स इतना ज़्यादा नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आप जो पढ़ोगे वो आप लोगों ने पहले कहीं ना कहीं और आपने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें नई होंगी या कहानियाँ होंगी। तो इसको कुछ मेरे पास कुछ अपने आइडियाज़ हैं, यानी कि नॉर्मली जो है आप लोगों के इसमें नहीं कराया जाता न्यूमेरिकल्स वगैरह इस सब्जेक्ट में, मगर मेरा दिल है कि हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे ताकि अगर कल कहीं किसी को इंडस्ट्री में कहीं यूज़ पड़े तो उनको यूटिलाइज़ कर सके। ठीक है, लाजमी बात है, यू आर हेयर टू गेन नॉलेज, और मेरी कोशिश यही होगी कि जो मैक्सिमम नॉलेज मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र कर सकूँ वो मैं करूँ। अच्छा जी, कोर्स के हवाले से बात कर लेते हैं। तो ये हमारा 2 क्रेडिट और का सब्जेक्ट है, यानी कि हमारी जब ऑनलाइन ऑन कैंपस क्लासेस होंगी या ऑनलाइन भी हैं तो ये 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी। और एक हमारे पास लैब है। लैब के लिए हम ये करेंगे कि मिड के बाद आप लोगों ने जब ऑन कैंपस आना है तभी इसके एक्सपेरिमेंट्स ज़रा एक दिन में 2-2 एक्सपेरिमेंट्स करके कर लेंगे। ठीक है, अभी ऑनलाइन जितना ही मिड तक चल रहा है तो उसमें हम इसको नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ जी। क्विज़ेज़ आपके 10% के होंगे, असाइनमेंट 20% की होगी, ये ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। मिड टर्म 30% और एंड टर्म एग्जामिनेशन 40%। तो इस तरह आप लोगों का ये थ्योरी का कोर्स बनेगा पूरा। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमने कवर करने हैं, जिसमें इंस्पेक्शन टेक्निक्स एंड इंस्पेक्शन गेजेस को पढ़ेंगे, लिमिट गेजेस क्या होती हैं, फिर क्वालिटी के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी, फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। फिर सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन क्या होता है, पॉपुलेशन एंड सैम्पल, कंट्रोल चार्ट्स वगैरह, ये वो तमाम चीज़ें जो आपकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूटिलाइज़ होती हैं जब आपने प्लानिंग करनी होती है कि मसलन प्रोसेसेस वगैरह आप लोगों ने कैसे डिफ़ाइन करने हैं, या लीड टाइम वगैरह क्या आ रहा है, या आपने इस तरह से स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करना है, तो ये तमाम चीज़ें यूज़ हो रही है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम स्पेसिफिकेशंस को देखेंगे, प्रोसेस कैपेबिलिटीज़ को, सैम्पलिंग हम लोगों ने कैसे करनी है। ठीक है, उसके बाद ISO 9000 को हम एंड पे कवर करेंगे। तो ये हमारा कोर्स है। इंशाल्लाह जो है इतना लेंथी कोर्स नहीं है, हम इसे बड़े एक अच्छे अंदाज में और थोड़ा थोड़ा करके हम इसे कवर अप कर लेंगे। चाहे सबसे पहले क्वेश्चन जो रेज होता है वो यह कि यार इंस्पेक्शन क्या है। सो बेसिकली इंस्पेक्शन इज़ अ प्रोसेस टू डिटरमिन अ पार्ट और अ प्रोसेस फॉर शॉर्ट कमिंग्स। यानी कि आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि आप क्या 100% एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, या फिर जितनी आप इनपुट दे रहे हैं उतनी आपको आउटपुट मिल रही है कि नहीं। तो उसको जो गेज करने का तरीका है उसको हम इंस्पेक्शन बोलते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजीज़ में बात करें तो इंस्पेक्शन जो होगी डैट विल इन्वॉल्व measurements, tests and gauges, ठीक है, which will be applied to certain characteristic in regard to an object or activity। यानी कि लाजमी बात है हर किस्म के गेज या मेजरमेंट हर एक प्रोसेस में भी नहीं यूज़ हो सकता, तो वो हर एक प्रोसेस के लिए डिफरेंट मेजरमेंट टेस्ट और गेजेस वगैरह यूज़ हो रहे होंगे। फिर क्या होता है कि जो हमारे इंस्पेक्शन से हमारे पास जो रिज़ल्ट गेन होते हैं उनको हम जो हमारे प्री डिफाइंड हमने कुछ स्टैंडर्ड अपने लिए सेट किए होते हैं हम उसके हिसाब से देखते हैं और उसको जो है हम एवेलुएट करते हैं। इंस्पेक्शन जो है बेसिकली इसको हम वॉच डॉग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी कहते हैं। वॉच डॉग बेसिकली होता है कि जो आपने देखा होगा, यार आप में से काफ़ी जो है वो देहात से भी बिलोंग करते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर माल मवेशी वगैरह की रखवाली के लिए, या फिर आपने वैसे किसी डेरे वगैरह में इधर हम लोग जो है पालतू जानवर कुत्ते वगैरह जो है वो रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि वो रखवाली के लिए होता है, निगरानी के लिए होता है। तो सेम जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस डिफरेंट चल रही हैं, जो इंस्पेक्शन है वो बेसिकली वॉच डॉग का काम करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। क्योंकि देखो आपने एक डिज़ाइन बनाया, उसको आपने मैन्युफैक्चर किया, अगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फॉल्ट आ गए तो आपको कैसे पता लगेगा, वो आपको इंस्पेक्शन से पता लगेगा। इंस्पेक्शन से जब आपको फॉल्ट पता लगेगा तब आप देखोगे कि यार आया ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ये डिज़ाइन में फॉल्ट है। अगर तो डिज़ाइन में फॉल्ट है आप दोबारा डिज़ाइन की तरफ भेज दोगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो आप दोबारा से उसे सही तरह मैन्युफैक्चर करने भेज दोगे। अगर इंस्पेक्शन से पास हो जाता है तो वो पार्ट आप आगे भेज दोगे। ठीक है, देखो नॉर्मली होता है कि इंस्पेक्शन की कॉस्ट जो है वो रिलेटिवली बेसिकली हाई भी होती है, लाजमी होता है QC का आपने वो पूरा सेट करना है। और आगे आगे चल के हम जब आज हमारा पहला टॉपिक भी इंस्पेक्शन टेक्निक्स के हवाले से है तो वो आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें इसमें महंगी भी हैं। अच्छा, इंस्पेक्शन प्रोसेस इज़ मोस्टली मैनुअल,
ठीक है। बेसिकली इससे मुझे वो एक घिसा पिटा लतीफ़ा याद आ रहा है कि एक जापानीज़ सोप फैक्ट्री होती है साबुन बनाने वाली, तो उनके एक बार उनकी गलती से जो है एक साबुन के जो है बेसिकली वो पैक हो जाता मगर उसमें सोप नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, वो एक्सरे मशीन्स वगैरह और डिफरेंट मशीनें वगैरह वो लगाते हैं ताकि हर एक एक सोप की पैकिंग को वो देखें कि कोई इसमें खाली ना रह जाए। अब यही केस पाकिस्तान में आ जाता है। तो चूँकि हम जो है जुगाड़ के लिए जाने जाते हैं, तो तो पाकिस्तानी फैक्ट्री ने क्या किया, उन्होंने वहाँ पंखे लगा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से जो खाली रैपर था वो उड़ के साइड पे हो जाता था। खैर, अब क्या टेक्निकली देखा जाए तो दोनों इंस्पेक्शन की टेक्निक्स थी, एक ज़रा कॉस्टली थी, एक ज़रा लेस कॉस्ट थी, मगर डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ वहाँ यूटिलाइज हुई। खैर एनीवेज, इसी तरह जो है अगर हम वर्क पीस की बात करें, जो सेट आपके स्टैंडर्ड होते हैं, अगर उसको वो मीट करे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो रिजेक्ट आप या उसे रीवर्किंग के लिए भेज दोगे। इंस्पेक्शन का हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने बेसिकली असेसमेंट करनी होती है कि हमारा जो डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन है आइदर दे आर कंफॉर्मिंग विद द स्पेसिफिकेशंस और नॉट, यानी कि जो आपने सेट रूल सेट किए हैं क्या उनको जो है कंप्लायंस दे रही है कि नहीं दे रही। और दूसरा ये होता है कि लाजमत है आपने अपना प्रोडक्ट क्वालिटी और रिलायबिलिटी को आपने इम्प्रूव करना है, क्योंकि अगर आपका फॉल्टी पीसेस मार्केट में आएंगे तो मार्केट में आपकी रेपूटेशन ख़राब हो जाएगी। देखें जो चाइनीज़ इस टाइम जितने भी प्रोडक्ट है, भले आप लोग देखो कि यार जो मसलन मोबाइल फ़ोन की बात कर लेते हैं, जितनी नई से नई इस टाइम इनोवेशन हो रही है वो सबसे पहले आपके पास चाइनीज़ फ़ोन मैन्युफैक्चरर दे रहे हैं। मसलन वीवो ने वो मोटराइज्ड फ्रंट कैम वाला आपने शायद मोबाइल देखा, उन्होंने दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वो जो नॉच सा हमारा आजकल मोबाइल चल रहा है जिसके बिल्कुल सेंटर में विद इन स्क्रीन वो फ्रंट कैमरा है, वो सबसे पहले वीवो या शाओमी वगैरह ने दिया, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी इनबिल्ट जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो सबसे पहले उन्होंने दिया, मगर उनका नुकसान क्या है कि उन लोगों ने मार्केट अपनी रेपूटेशन इतनी गंदी सेट कर दी है कि नॉर्मली लोग इतनी जल्दी अब चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव नहीं करते, ठीक है। क्योंकि अब अगर आप खुद देखो, आपको एक चॉइस दी जाए कि यार एक जगह एक जापानीज़ प्रोडक्ट है और एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है, तो आप लाजिम है आप जापानीज़ प्रोडक्ट को चूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी और रिलायबिलिटी पे बहुत काम किया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली कह लें कि इंस्पेक्शन का मेन मकसद भी यही होता है कि हम इवेंचुअली अपने कस्टमर्स को, ठीक है, एंड प्रोडक्ट को हम सेफ रखें। अच्छा, इसमें कंस्ट्रेंट्स क्या क्या आ सकते हैं इंस्पेक्शन में? लाजिम बात है अगर कोई बल्क में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो प्रोडक्ट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, या ये भी एक कंस्ट्रेंट हो सकता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो या तो बहुत ही कम हो, ठीक है, कि उसको इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। मसलन एक सिंपल सी चीज़ है यार, अब जो है जो ये अब आपके पास बबल गम वगैरह आती हैं या फिर जो है कह लो कि टॉफ़ीज़ वगैरह, वो इतनी बल्क में वो आपके पास बन रही हैं कि आप क्या हर एक को कैसे आप इंस्पेक्शन करोगे। या ये भी हो सकता है कि आपके पास जो है कह लें कि वो इतना कॉस्टली है कि आप विजुअल इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, आपको स्पेशल मशीनरी चाहिए, हाई कॉस्ट मशीनरी चाहिए, तो ये भी एक कंस्ट्रेंट है। उसके बाद प्रोडक्ट फंक्शनल परफॉर्मेंस भी हो सकता है आपके पास कुछ मशीन हो जिसमें अपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसमें चेक करनी हो या मटेरियल की कह लें कॉम्पोजिशन चेक करनी हो, तो वो डिफरेंट तरह के कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं। अच्छा, चैलेंजेस हमें क्या फेस हो रहे हैं आपके पास इंस्पेक्शन में? सबसे पहले है मिनिएचराइजेशन। मिनिएचराइजेशन का मतलब ये है कि यार हमारा जो इस टाइम ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है कि हम चीज़ों को छोटे से छोटा बनाते जा रहे हैं। मसलन एक छोटी सी चीज़ है, देखो यार, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि पहले कंप्यूटर चिप्स थी बड़े होती थी, ठीक है, या फिर अब टेलीफोन की मिसाल ले लो, पहले टेलीफोन थे वो होते 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 अब देखो वो आपके पास स्मार्टफोन अब हो गया, उसके बाद अब फ्लिप फ़ोन आ गए, तो वो देखो मिनिचराइजेशन हो रही है। तो जैसे जैसे मॉडल छोटा होता जा रहा है, आपके जो इंस्पेक्शन है वो उतनी ही डिफ़िकल्ट होती जा रही है। अगर आप लोगों ने न्यूज़ को आप लोग फॉलो करते हो, शायद आप लोगों ने देखा होगा कि रिसेंटली एक कंप्यूटर चिप डेवलप हुई है जिसका साइज़ चावल के दाने के बराबर है, यानी कि इतनी छोटी साइज़ की चिप अब डिज़ाइन होगी। अगर उसकी इंस्पेक्शन करनी होगी तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि वो कितना डिफ़िकल्ट आपके पास है। फिर उसके बाद जो है चैलेंजेस जो है आपके पास हाई प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी हैं कि आपने जब इंस्पेक्शन करनी है मेक श्योर करनी है कि आपकी जो है बिल्कुल प्रिसाइज आपकी जो है वो आप इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे हैं, सो ये भी एक मुश्किल है। उसके बाद शॉर्टेस्ट टाइम टू मार्केट, देखें आपने अपना प्रोडक्ट अब ट्रेंड चल रहा है ना, उसको यार हम लोग बोलते हैं JIT, ठीक है। JIT होता है जस्ट इन टाइम।
यानी कि अब वो ज़माने चले गए कि यार बल्कि आप में से जो लोग जॉब करते हैं शायद आप लोग अपनी एग्जांपल से रिलेट भी कर सको कि अब नॉर्मली ऐसे नहीं होता कि यार आप लोगों ने तमाम हर एक चीज़ का रॉ मटेरियल आप लोग स्टोर करोगे। आप क्या करते हो, जब डिमांड आई आपने एक चीज़ कह लो कि आपने एक वेंडर से मंगवा ली, दूसरी दूसरे से मंगवा ली, तीसरी तीसरे से मंगवाई, प्रोडक्ट बनाई, आगे सेल कर दी। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने एंड पे स्टोर में ना रखा। अब जब उस तरह की सिचुएशन होगी तो यू नीड शॉर्टेस्ट टाइम टू मार्केट। अब वहाँ आप बहुत डिटेल में इंस्पेक्शन के लिए आप उस तरह टाइम नहीं रख सकते, क्योंकि लाजमत आपने एक जस्ट इन टाइम अप्रोच यूज़ किया कि आपने जो है उसको वेंडर को या जो आपका क्लाइंट था आपने उसको कहा जी मैं आपको इस डेट तक ये क्वांटिटी आपको दूंगा। तो वो शॉर्टेस्ट टाइम तभी हो सकता है जब आपकी धड़ाधड़ आपकी प्रोडक्ट जो है वो बनती रहे। उसके बाद क्विक टर्न अराउंड हमें चाहिए होता है। ठीक है, लाजमी बात है। बेसिकली इंस्पेक्शन पे हम पाकिस्तान इस वजह से नहीं करते क्योंकि हम अपनी कोशिश होती है कि हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी जो इन्वेस्ट कर रहा था इन्वेस्टर चाहता है कि मेरी ये जो है हो जाए, तो वो बहुत सारी प्रोडक्ट में या कह लो कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। इंस्पेक्शन के 3 तरह के मोड्स होंगे। ठीक है, अब आप देखो इंस्पेक्शन आप किन किन चीज़ों की कर सकते हैं। एक है कि आप जो मशीनरी आप यूज़ करें आप उसकी इंस्पेक्शन कर लो। एक यह कि यार जो आप प्रोसेस पूरा आपने बनाया, यानी कि लेट से कोई असेंबली लाइन आपने पूरी बनाई है, आप उस प्रोसेस को जो है बेसिकली उस पर काम कर लो। ये जो 5S का कॉन्सेप्ट एक है, ठीक है, लीन मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली प्रोसेस क्वालिटी में। या यह कि आपकी जो एंड प्रोडक्ट बन रही है, पार्ट जो बन रहा है, आप उसकी इंस्पेक्शन कर लो। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट हमारे पास कह लें कि ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, या फिर कह लो कि 3 डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ हैं जो कि हम इंस्पेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूरेसी टेस्टिंग ऑफ मशीन टूल्स। एक्यूरेसी टेस्टिंग ऑफ मशीन टूल्स में बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपने काइनेमेटिक और ज्योमेट्रिक एक्यूरेसी ऑफ मशीन टूल चेक करनी है। काइनेमेटिक एक्यूरेसी होगी विच इन्वॉल्व्स द कंट्रोल ऑफ मशीन एक्यूरेसी, यानी कि बेसिकली आपने मशीन को कह लें कि घुमा फिरा के देखा, एक्स एक्सिस में रोटेट किया, मूव किया, वाई में किया, जेड में किया, उसे रोटेट वगैरह करके देखा क्या वो सही हो रहा है, ये काइनेमेटिक है। उसके बाद है ज्योमेट्रिक एक्यूरेसी। ज्योमेट्रिक एक्यूरेसी ये है कि एक्चुअल वैल्यू कितनी थी और आपने जो है जब मशीन को यूज़ करते हुए लेट से आपने जो है जब आपने बनाया तो उसकी मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू से कितनी क्लोज थी जो आपने की थी, तो ये बेसिकली ज्योमेट्रिक एक्यूरेसी होगी। तो अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें बेसिकली आप चेक कर सकते हो। अलाइनमेंट हो सकती है, लोकेशन हो सकती है, ओरिएंटेशन एरर्स बिटवीन स्पिंडल, स्लाइड्स, टूल, वर्क होल्डर्स वगैरह। ठीक है, या फिर आप देख सकते हो कि सर्टिफिकेशन वगैरह जो ऑपरेटर है उनकी है, मेंटेनेंस वगैरह हुई है, इसकी हिस्ट्री वगैरह चेक कर सकते हो। तो यही आपके सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जब हम बात करते हैं कि हमने एक्यूरेसी टेस्टिंग ऑफ मशीन टूल करनी है। और वो किस लिए करनी है, क्योंकि डैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हमारे पास 3 ही तरीके हैं कि हम इंस्पेक्शन कर सकें। या तो हम मशीन टूल की इंस्पेक्शन करा लें, या हम प्रोसेस की इंस्पेक्शन करा लें, या हम पार्ट या प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करा लें। तो अगर हम पहले मेथड को ऑप्ट करते हैं तो हमें ये सारे काम करने होंगे। अब आपके जो है कह लें कि आइडियली आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि यार जो आपकी स्पिंडल है वो बिल्कुल एक्यूरेटली रन कर रहा हो, आपने जितने आरपीएम दिए वो उतने आरपीएम पे रन कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद स्पिंडल और जो टेबल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। ठीक है, जो आपकी स्लाइड्स या एक्सिस वगैरह मसलन एक्स वाई जेड एक्सिस अगर आप उनमें मूव करा रहे हो, ठीक है, टूल वगैरह को, तो वो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहे हो। और जो एक्सिस हैं उनका आपस में 90 डिग्री एंगल हो। ठीक है, वो इस तरह का चेंज ना हो। ठीक है, उसके बाद लोकेशन एक्यूरेसी जो हमने ज्योमेट्री की बात की, ठीक है, बिल्कुल यानी कि अगर आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करना तो बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। या फिर आपने एक पार्ट बनाया तो एक डायमेंशन उसकी बिल्कुल इंच परफेक्ट हो। ठीक है, उसके बाद एंगुलरिटी एरर्स बिटवीन एक्सिस, वही पैरेललिज्म और एंगुलरिटी एरर बेसिकली सेम चीज़ है कि उनके दरमियान 90 डिग्री ही होना चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, और ये जो पैरेललिज्म बिटवीन एक्सिस है बेसिकली आपके पहले के वर्क पीस का एक्सिस और आपके पास जो स्पिंडल का एक्सिस है उसकी बात हो रही है। क्योंकि अगर आप लेथ की बात भी करो तो आपके पास कुछ यहाँ फ़र्ज़ करो कि यहाँ आपके पास ये फ़र्ज़ करें कि अगर ये स्पिंडल है तो यहाँ आपके पास जो है वो टूल लगा होगा, तो बेसिकली दोनों के जो एक्सिस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। यानी कि अगर इसका एक्सिस कुछ इस तरह लाई कर रहा है तो दूसरे का भी कुछ इस तरह से ही लाई कर रहा हो। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये देखो एक ये 3 एक्सिस CNC मिलिंग मशीन है,
तो अब आप ये अगर इन पॉइंट्स को देखो तो ये तमाम चीज़ें इन पे आप फिट इन करके इमेजिन कर सकते हो कि इसके एक्सेस वगैरह किस तरह से सेट होने हैं, रोटेशन वगैरह की क्या बात हो रही थी, ठीक है। उसके बाद स्पिंडल और टेबल की हम रिलेशन की बात करें तो तमाम चीज़ें हम यहाँ से कह लें इन्फर कर सकते हैं। दूसरा मेथड यह है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप कहते हैं कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मशीन की इंस्पेक्शन पे कर सकूं, मैं क्या करता हूं कि मैं ओवरऑल एक तरह से देख लेता हूं। अब ओवरऑल एक तरह से देखने का दूसरा मतलब यह है कि आप अपने पूरे प्रोसेस को देख रहे हो। प्रोसेस क्वालिटी इंस्पेक्शन। प्रोसेस क्वालिटी इंस्पेक्शन बेसिकली क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स इन प्रोसेस टेस्ट परफॉर्म फॉर कन्फॉर्मेंस विद एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल्स, एनालिटिकल मेथड्स एंड स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। देखो जो आप लोगों यार कोई इस तरह असेंबली लाइन वगैरह में काम कर रहा है तो आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने होते हैं, एसओपीज बने होते हैं। बेसिकली वो किस वजह से बने होते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस क्वालिटी इंस्पेक्शन का हिस्सा होते हैं कि आपने जो भी काम करना है आपने इस तरह से करना है। मसलन फ़र्ज़ करें कि अगर आपने जो है बोल्ट वगैरह को टाइटन अप करना है तो आपके पास टॉर्क मीटर होगा और आपको बताया जाएगा कि आपने इतनी बार इसको रोटेट करना है और इतना इसको चेक करना है। सो इस तरह के आपको चेक्स आपको पता होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोटोकॉल्स हैं या फिर कह लें कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो कि बने होते हैं और आप उसके हिसाब से इनको कह लें कि वेरीफाई करते हो, ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो चेक्स द प्रोसेस पैरामीटर्स वेदर दे आर विद इन द लिमिट एज स्पेसिफाइड इन द प्रोसेस स्पेसिफिकेशन और नॉट। वही चीज़ जो भी हमने डिस्कस की, दीज आर आइडेंटिफाइड इन प्रोडक्ट कंट्रोल प्लान। सो बेसिकली जो क्वालिटी इंस्पेक्शन किस तरह से हो सकेगी प्रोसेस की, कि आप प्रोडक्ट क्वालिटी प्लान बनाओगे। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। अब आप एक किसी भी प्रोसेस में आप देख रहे हो, आपको फॉल्ट कोई नज़र आता है, आप क्या करोगे कि जिसकी असेंबली लाइन पे या जिस स्पेसिफिक बंदे के एरिया में ये आपके पास एरर आ रहा होगा, आप उसको इन्फॉर्म करोगे। आप जो है डिफेक्ट की वजह जानने की कोशिश करोगे कि डिफेक्ट क्यों आया और उस डिफेक्ट को ओवरकम करने की कोशिश करोगे, ठीक है। सो ये बेसिकली प्रोसेस होता है प्रोसेस क्वालिटी इंस्पेक्शन में, ठीक है। सो हम इस तरह से इसको लेके चलते हैं। अब अगर आप ये फॉर एग्जांपल एक ही एग्जांपल देखो तो अब इसमें स्टेप 1 में क्या हुआ कि हमने इंस्पेक्शन लॉट हमने जो है इकट्ठे की, यानी कि हमने एक बल्क में मॉडल बन रहा था, हमने एक रैंडम जो है एक सैंपल हमने उठा लिया। अब उसके ऊपर जो है हम ऑपरेशन, उसके कोई भी ऑपरेशन हम उठा लेते हैं, मसलन टर्निंग हो रही थी, फिनिशिंग हो रही थी या नर्लिंग हो रही थी फॉर एग्जांपल, हमने वो प्रोसेस उठाया और हमने उसके रिज़ल्ट नोट कर लिए, हमने उसके वैल्यूएट कर ली डायमेंशन वगैरह लेके और सारा कुछ वो हमने कर लिया। फिर हमने वैल्यूएट किया रिज़ल्ट को, यानी कि हमने क्या किया कि उसके जो रिज़ल्ट थे हमने उसको देखा अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के साथ, या जो हमारा बेंचमार्क वैल्यू थी या आइडियल वैल्यूज़ थी उनके साथ देखा। हमने देखा कि आया वो उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये पास हो गया इंस्पेक्शन से, ठीक है। अगर नहीं है तो ये दोबारा जो हमने प्रोसीजर में मेंशन किया था यहाँ के, वो दोबारा अब वो फॉल्ट डिटेक्शन में होगा, अप्रोप्रिएट पर्सन को आप बताओगे, उसके बाद कॉज ऑफ डिफेक्ट आप देखोगे क्या थी और इस डिफेक्ट को ओवरकम करने की कोशिश करोगे। सो ये दूसरा मेथड है जो कि प्रोसेस क्वालिटी इंस्पेक्शन है। अच्छा, इसके बाद तीसरा जो है वो हमारे पास पार्ट या प्रोडक्ट इंस्पेक्शन है। ये थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि हमने इसमें अभी डिफरेंट टेक्निक्स की भी बात करनी है। यार यहाँ तक किसी को कोई एतराज़ हो, कोई टेंशन परेशानी मसला मसाइल अगर कोई हैं तो प्लीज़ बताओ, ताकि इसके बाद फिर हम आगे चलें, क्योंकि इसके बाद आगे कहानियाँ हैं सारी। अच्छा चलें, ठीक हो गया। नहीं है तो चलें जी, हम को भी ऐड कर लें और चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब थर्ड जो है हमारे पास वो है पार्ट या फिर प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। अब देखो दो मेथड हम लोग पहले कवर कर रहे हैं, ठीक है। एक मेथड ये था कि जी हम अपनी एक्यूरेसी टेस्टिंग कर लें मशीन टूल्स की, दूसरा ये था कि हम प्रोसेस को पूरे को देख लें, या तीसरा ये था कि यार हम प्रोसेस भी नहीं देख सकते या प्रोसेस बहुत ज़्यादा हैं, या हम एक्यूरेट मशीन टूल को भी नहीं देख सकते वरना काम रुक जाएगा। तो तीसरा ये कि यार आप पार्ट या प्रोडक्ट के इंस्पेक्शन करते जाओ जब पार्ट वो बन जाए। अब उसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग गुड्स फॉर कंप्लायंस विद द स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट जनरली कंडक्टेड एट फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इंस्पेक्शन प्रोसेस प्राइमरीली फोकस ऑन चेकिंग द अपीयरेंस, कंस्ट्रक्शन एंड बेसिक फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। देखो कोई भी आपके पास जो है प्रोडक्ट जो बन के आ रही है, आप कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हो। आप उसकी अपीयरेंस देख सकते हो कि यार
कोई कॉर्नर वगैरह ना डैमेज हो, अपीयरेंस देखोगे, कंस्ट्रक्शन देखोगे कि यार ये सही तरह बना है कि नहीं, या फिर आप अगर कोई मशीनरी है तो आप उसको थोड़ा बहुत चला के देख लोगे क्या यार ये मशीनरी सही तरह फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। यही 3 चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली अब इसमें क्या होता है कि जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर्स होते हैं, बेसिकली वो एक एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम फॉर एग्जांपल AQL है। AQL का मतलब होता है एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट का मतलब ये है कि बेसिकली आपने एक रैंडम सैंपल उठाया, ठीक है, और फिर जो है आपने उसकी अब आपको अपर और लोअर लिमिट पता है कि यार अगर तो ये इस रेंज के अंदर फॉल कर रहा है तो इसका मतलब है कि सैंपल पास है या फेल है, ठीक है। तो हम ये एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट में हम इस तरह से करते हैं, जो पास हैं वो आगे चले जाएंगे पैकिंग में, जो फेल है उनको आप साइड पे कर देंगे या फिर आप उनको रीवर्क वगैरह कराएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास होता है पार्ट या फिर प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। अच्छा, अब बेसिकली हमने पार्ट प्रोडक्ट इंस्पेक्शन की बात कर ली। देखो अब इसमें भी डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। ऐसे नहीं है कि आपने एक बंदा बिठा दिया, वो मज़े से बैठा, उसने एक सैंपल उठाया और वो कर दिया, ठीक है। अगर जो है इस तरह बिंग पाकिस्तानी फिर जो है ना काम हो गया हमारा, ठीक है। तो अब इसमें भी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो ये तकरीबन जो है ना ये आगे तकरीबन 20 एक स्लाइडें हैं, ठीक है, जिनमें ये थोड़ा सा ये कह लो कहानियाँ चलनी हैं। मेरी कोशिश होगी इनको हम इजीली या जल्दी रैप अप कर दें आसान अल्फाज में बात करते हुए। सबसे पहले आपके पास ये मोस्ट कॉमन जो आप लोगों के जहन में आ रहा होगा वो आपके पास है विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन ये है कि आप अपनी आँखों से देख रहे हो इसको। विजुअल इंस्पेक्शन प्रोवाइड्स अ मीन फॉर डिटेक्टिंग एंड एग्जामिनिंग अ वैरायटी ऑफ सरफेस फ्लॉज सच एज corrosion, contamination, surface finish and surface continuities on joints। तो बेसिकली जब आप आंखों से देख रहे होगे तो आप बेसिकली ये तमाम फ्लॉज आप देख सकते हो कि यार क्रोजन तो नहीं आई हुई, कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है, सरफेस फिनिश ठीक है, कोई डिस्काउंट या डिसलोकेशन तो नहीं है जॉइंट्स वगैरह की, तमाम चीज़ें आप देख सकते हो। और लाजमी बात है ये आपके पास मोस्ट वाइडली मेथड है फॉर डिटेक्टिंग एंड एग्जामिनिंग सरफेस क्रैक्स। अब अगर आपके पास और ये इंस्पेक्शन मेथड्स जो हैं इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अब चेंज भी होंगे, ठीक है। विजुअल इंस्पेक्शन इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट रेंजिंग फ्रॉम एग्जामिनेशन विद अ नेकेड आई टू द यूज ऑफ इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप्स फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ स्क्रैचेस इन फिनिश ऑफ फाइनली पॉलिश्ड और लैप्ड सर्फेसेज। अब देखो अगर तो आपका कोई रफ मटेरियल है, आप बेशक उसे आंख से देख कर दो। अगर लेट से आप पार्ट बना रहे हो किसी एयरप्लेन के, ठीक है, तो फिर लाजमी बात है आप लोगों को जो है इसके ऊपर करना पड़ेगा। एक वैसे आप लोग आकर डॉक्टर आरिफ से पढ़ोगे तो डॉक्टर आरिफ का बेसिकली काम इन चीज़ों के ऊपर है। उन्होंने जब ये स्विट्ज़रलैंड में जनरल मोटर्स के लिए जब इन्होंने काम किया था तो बेसिकली वो कुछ इस तरह से ही था कि जो एयरप्लेन्स के लिए पार्ट बनाते हैं ना मशीनिंग से करते हैं, तो वो होता क्या है कि कुछ साइकिल के बाद जिस तरह अपने डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट में डायनामिक लोडिंग पड़ी थी कि लोड फ्लक्चुएट भी होता है, तो बेसिकली लोड फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता था कि इनमें वेयर एंड टेयर आ जाता था। तो बेसिकली उसको उन्होंने कम करने के लिए फिर उन्होंने स्पेशल कह लें कि अलॉयज़ वगैरह भी यूज़ किए और इस तरह, और उन्होंने अपना सिर्फ इंस्पेक्शन विजुअल इंस्पेक्शन नहीं, उन्होंने अपना प्रोसेस कंट्रोल जो हमने पीछे पढ़ा ना, बेसिकली प्रोसेस क्वालिटी इंस्पेक्शन, बेसिकली इसको उन्होंने प्रॉपर डेवलप किया था। तो एनीवेज, अच्छा उसके बाद अब इसके हम मशीनरी देखेंगे कौन कौन सी मशीनरी यूज़ होती है। सबसे पहले जो है हमारे पास है वो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन है। कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन जो है बेसिकली दे आर यूज्ड टू इंस्पेक्ट द डायमेंशंस ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट। इसके अंदर होता क्या है कि यार आपके पास एक टेबल है सिंपल सा और उसमें ना आपके पास डिफरेंट प्रोब्स हैं, या फिर कह लो कि पेन से हैं एक तरह से। आप क्या करते हो कि बेसिकली आपने वर्क पीस टेबल के ऊपर रखा और आपने जो है या कंप्यूटर की मदद से या मैनुअल आपने पेन को मूव करा के उस पूरी सरफेस के ऊपर मूव कराते हो। उससे क्या होगा कि जब आपने इसको कैलिब्रेट किया होगा ना अपने टेबल पे या किसी एक पॉइंट से कि ये मेरा एक्सिस है 0 0 है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स बता देगा जिन जिन पॉइंट्स पे आप क्लिक करते जा रहे हो, जिन पॉइंट्स के ऊपर आप थ्रू अपने लाइन या पेन को पास किया होगा। तो इससे क्या होगा आपके पास इसका कैड मॉडल अब बन जाता है जिसको आप इजीली आगे यूज़ कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डायमेंशंस आ जाएंगी। ये मेथड बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। CMM मशीन जो है UET लाहौर के पास है और नेस्ट का जहाँ तक मेरा ख्याल है उनके पास CMM मशीन नहीं है, उन्होंने रोबोटिक काम डेवलप किया है तो वो उसके थ्रू इसको करते हैं। अलबत्ता CMM जो है नेस्ट भी और UET भी कमर्शियल लेवल पे दूसरी इंडस्ट्रीज़ को
ये डिफरेंट पार्ट्स जो हैं यूँ रीडिंग उनकी दे के प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। बेसिकली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और ये बहुत महंगी मशीन है, ठीक है। बेसिकली दे आर लार्जली यूज टू कलेक्ट इंस्पेक्शन डाटा ऑन विच टू मेक द डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट पार्ट्स, ठीक है। मसलन अब जिस तरह फ़र्ज़ करो अगर टैंक के कोई पार्ट हैं, कोई फ्लैंज वगैरह है लेट से, या कोई भी पार्ट, कोई बेरिंग वगैरह है फ़र्ज़ किया, तो हो सकता है कि आप यूजुअली आप इतने भारी भरकम पार्ट को ना देख सको, ठीक है। तो आप क्या करते हो, CMM के थ्रू आप कोऑर्डिनेट मेजर करके, या आप चाहते हो कि आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आप CMM यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है मशीन विजन। मशीन विजन बेसिकली ये है कि यार आपके पास जो भी पार्ट आ रहा है आप उसकी पिक्चर्स लो और पिक्चर को फिर आप देख के एनालाइज करो कि यार आया ये पार्ट जो है ये फेल है या ये पास है, ठीक है। इट रिक्वायर्स एन इमेज, एनालाइज इट एंड देन मेक एन अप्रोप्रिएट डिसीजन विच इज़ यूज इन इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल इन एप्लीकेशंस. Machine vision can provide accurate and inexpensive inspection of workpieces, thus dramatically increasing product quality. So basically machine vision से यह कि naked eye में तो आपने एक नज़र देखा, यहाँ जब आपके पास images आ जाते हैं तो आप उसको ज़रा तसल्ली से स्क्रीन पे कंसंट्रेट होकर देख सकते हो, जिसकी वजह से कह लो कि एक तरह से सॉर्ट ऑफ इनएक्सपेंसिव भी है, क्योंकि मेन खर्चा आपका एक आपको मोनीटर चाहिए, LED चाहिए और एक आपको मेन कैमरा चाहिए और आप ये काम कर सकते हो. इट enables machine vision to be used for variety of functions including identification of shapes, measurement of distances and ranges, gauging of sizes and dimensions, determining orientation of parts, quantifying motion and detecting surface shading. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम कह लें कि मशीन विजन के थ्रू कर सकते हैं. बेसिकली मशीन विजन में फिर आप एडप्ट सेंसर्स कर देते हो. अगर लेट से एक पार्ट है और वो स्पेसिफिक डायमेंशंस को मीट नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पार्ट को खुद ही साइड पे कर देगा. तो ये तमाम चीज़ें मशीन विजन में आती हैं, ठीक है. या फिर अगर सरफेस शेडिंग वगैरह के आपके पास जो है स्मूथ नहीं है सरफेस या यूनिफॉर्म नहीं है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर देगा, ठीक है. अब ये अगर आप यहाँ देखो तो ये आपके पास 4 डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं मशीन विजन की. फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास मेजर कर रहा है कि फिट एंड गैप ऑफ अ फेंडर. फेंडर जो है बेसिकली कह लें कि आउटर एक बॉडी होती है, जिस तरह आपके पास एक कार का फेंडर होता है, ठीक है, फ्रंट पे. तो बिल्कुल आपके पास जो है कह लें कि आपने उसका देखना है कि आया वो सही है कि नहीं. दूसरे के अंदर आप देखो तो कैमरे के थ्रू हम बॉक्सेस को देख रहे हैं, ठीक है, और बॉक्सेस के हम लेबल वगैरह पढ़ रहे हैं कि क्या ये ठीक है नहीं है, ठीक है. तो ये इंस्पेक्शन है. तीसरे पार्ट में अगर आप देखो जो ये वाला, ये बेसिकली एक सोलर पैनल है या फिर ये सिलिकॉन की प्लेट कह लो कि वेफर्स हैं या फिर स्मॉल चिप्स हैं, जिनके हम पार्ट नंबर इसके थ्रू हम मेजर करने की कोशिश करें. जो चौथा पार्ट है उसमें हम मशीन विजन को यूज़ करें आर्क वेल्डिंग के लिए, क्योंकि आपने नोट किया होगा आर्क वेल्डिंग में जब हम ग्लासेस भी यूज़ करते हैं तो हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है वर्क पीस की तरफ एट टाइम्स देखना और उसको करना. तो हम मशीन विजन को वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद एक मेथड यूज़ होता है जिसको हम हार्डनेस टेस्टिंग कहते हैं. ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट होता है या फिर रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट होता है या फिर विकर्स हार्डनेस टेस्ट होते हैं, ठीक है. ये बेसिकली आपके पास मेथड यूज़ होते हैं जिनसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, कि मटेरियल की क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है. लेट से हीट ट्रीटेड स्टील वगैरह जो है बेसिकली उनको आप हार्डनेस करते हैं तो हम उनसे जो है उसकी मालूम कर लेते हैं क्या ये इनकी कितनी स्ट्रेंथ है, आया ये जो हम पार्ट बनाने जा रहे हैं क्या इसके लिए सही भी है कि नहीं है, ठीक है. क्योंकि आपने डिफरेंट देखा होगा कि यार आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी तभी आपके पास होता है जब आपको उसकी अल्टीमेट कह लें कि टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह आपको नोन होगी, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डेवलप होंगे. तो आपको अगर कंडीशन गिवन है कि आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 रखना है या 3 रखना है लेट से, तो आप तभी बता सकते हैं जब आपको उसकी हार्डनेस का और इन तमाम पैरामीटर्स का मालूम है, ठीक है. उसके बाद टाइप्स की हमने बात कर रही. रॉकवेल हार्डनेस जो है बेसिकली उन स्टील्स को मेजर करने के लिए यूज़ होता है जिनको आपने हार्डन किया होता है या फिर टेम्पर उसको किया होता है. बेसिकली उसको हार्डनिंग या स्ट्राइक किया होता है आपने, बेसिकली उसको यूज किया होता है. सो बेसिकली वहाँ वो यूज़ होता है, ठीक है. तो ये बेसिकली ब्रिनल हार्डनेस नंबर होता है, उससे हम इसको मेजर करते हैं. उसके बाद एक और मेथड है जो कि बेसिकली केमिकल एनालिसिस के अंदर आ जाएगा. अब इसके अंदर बेसिकली क्या है कि ओवरऑल केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज इज मोस्ट कॉमनली डिटरमिन्ड बाय XRF या फिर एक्सरे फ्लोरेसेंस एंड ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये बेसिकली ये दोनों जो है ना आगे हम चल के अभी डिस्कस करेंगे. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ये उसके अंदर भी वैसे फॉल करती हैं, ठीक है. अच्छा, XRF के अंदर होता क्या है कि यार आपके पास ना आपने एक वर्क पीस रखा और उसके ऊपर से आपने एक्सरेज आप फॉल करते हैं.
वो जितने टाइम के बाद आपको रिफ्लेक्ट होके वापस आती है ना, आप उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कॉम्पोजिशन है मेटल की कितनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये हम इन चीज़ों को फेल भी कर देते हैं। अब आपको पता है एक ये बात होती है कि जो हमारे पास ये रेडार हैं, अक्सर जहाज़ होते हैं जो स्टेल्थ मोड पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, रेडार के अंदर नहीं आते, ठीक है। वो रेडार के अंदर क्यों नहीं आते? क्योंकि जो हम रेडिएशन वेव्स रेडार ट्रांसमिट करता है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जब तक वो रिफ्लेक्ट होकर रेडार को वापस रिसीव नहीं होती, वो आपको कैसे बता सकता है कि ऊपर कोई जहाज़ फ्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास होता है, ठीक है। तो XRF यहाँ यूज़ होती है। उसके बाद ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, भी बेसिकली सिमिलर चीज़ है। ज़्यादातर मेटल्स के लिए जो है दिस इज़ सक्सेसफुल, बट ये उन जगहों पे जो है ये यूज़फुल नहीं है जहाँ आपके पास नॉन मेटेलिक एलिमेंट आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, या फिर इम्प्योरिटीज़ नॉन मेटेलिक इन्वॉल्व हैं आपके पास वर्क पीस में, या फिर जो है कोई गैसेस कुछ जगहों पे इन्वॉल्व हो रही हैं। उसके बाद एक मेथडोलॉजी है जो कि मेटालोग्राफी है। मेटालोग्राफी जो है बेसिकली दिस इज़ द साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ एग्जामिनिंग एंड डिटर्मिनिंग एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन मेटल्स एंड अलॉयज। बेसिकली आपने क्या करना है कि जिस तरह XRF और स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू था, मेटालोग्राफी में भी आप बेसिकली कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करने की आपकी कोशिश होती है कि इस मटेरियल की या जो वर्क पीस है इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। क्योंकि या सॉरी स्ट्रक्चर वगैरह बेसिकली होता है कि इसमें मेटालोग्राफी में कि आपके पास जो है अंदर उसका स्ट्रक्चर कैसे, बॉन्डिंग वगैरह कैसी है, ठीक है, ग्रेन साइज़ कैसा है, ग्रेन स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। क्योंकि इससे आपको बहुत सारी उसकी स्ट्रेंथ वगैरह और पैरामीटर्स के बारे में पता लग जाता है। वेयर वगैरह, एक्सटेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट एंड लोकेशन ऑफ वेयर, या फिर अगर वर्क पीस के अंदर कहीं वेयर एंड टेयर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है तो वो आपको मेटालोग्राफी के थ्रू ही पता लगेगा। फॉर एग्जांपल यार आपके पास एक सिंपल एक टेबल पड़ा हो, अगर आप उसे नेकेड आई से देख रहे हो आपको लगेगा बिल्कुल सीधा है, कोई मसला नहीं। मगर जब भी आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जाते हो तब आप, या फिर जो उसका ग्रेन स्ट्रक्चर देखते हो, तब आपको एक्चुअल पिक्चर पता लगती है कि अंदर कहीं फ्रैक्चर हुआ है या वेयर वगैरह है या नहीं है, ठीक है। या फिर बेसिकली हम मेटालोग्राफी को इसलिए भी यूज़ करते हैं कि हमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का पता लग जाए, ठीक है, एसोसिएटेड विद वेरियस मैकेनिकल प्रोसेसेस, मसलन जो हमारे पास ये UTM मशीन वगैरह है उनके थ्रू, ठीक है। या फिर डिटर्मिनेशन एंड एक्सटेंट ऑफ फॉर्म ऑफ क्रोसिव अटैक, यानी कि अगर जंग वगैरह लग रहा है मशीन पे तो हमें वो मेटालोग्राफी के थ्रू पता लग सकता है कि क्या पूरा जो पार्ट है उस पर किया कितने % जो है कह लें क्रोजन आ चुकी है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमें वहाँ से पता लगेगी। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देख सको तो जो फर्स्ट इमेज है बेसिकली वो फेराइट ग्रेन है या फिर आयरन का बेसिकली ग्रेन है, या जब आप उसे कार्बन स्टील के अंदर देख रहे हो, ठीक है। जो पार्ट बी है बेसिकली वो आपके पास कह लें कि घेर है जिसमें आयरन का बना हुई घेर है जिसमें आपने कार्बन कंटेंट ऐड अप किया, कार्बराइज्ड किया बेसिकली, ठीक है। थर्ड वन जो है वो आपके पास गैल्वेनाइज्ड कोटिंग है स्टील के ऊपर, ठीक है। तो आप उसकी देखो आपको पता लग रहा है कि ये जो कोटिंग है इसकी थिकनेस कितनी है और मटेरियल जो है एक्चुअल कितना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो फोर्थ इमेज है उसमें आप देख रहे हो SS304 की प्लेट है और उसके ऊपर आप देख रहे हो कि वेल्ड की क्वालिटी कैसी है, वो आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। सो ये काम मेटालोग्राफी में है। अच्छा, उसके बाद नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, उसकी 2 एग्जांपल तो मैंने आपको दिखाई भी, ठीक है। ये बेसिकली मेथड यूज़ होते हैं क्योंकि जो पीछे आपने मेथड यूज़ किए हैं जो हम मैकेनिकल मेथड जानते हैं उसमें मटेरियल को रप्चर करना ज़रूरी होता है। मसलन देखो जो आपके पास UTM मशीन है उसमें क्या होता है, स्पेसिफाइन को आपको तोड़ना पड़ता है तभी आपके पास वैल्यूज़ आती हैं। जो NDT या फिर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है इसमें आपको बेसिकली जो है इनको डिस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ती, ठीक है। सो बेसिकली दे आर कॉमनली यूज टू डिटेक्ट एंड एवेलुएट द फ्लॉज और लीक्स इन इंजीनियरिंग सिस्टम्स, ठीक है। लिक्विड पेनिट्रेंट एंड मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग आर मोस्ट कॉमन, ठीक है। ये कुछ 4-5 इसकी डिफरेंट टाइप हैं जिसमें अल्ट्रासोनिक्स आ जाती हैं, एक्सरे आ जाता है, वो जो हमने XRF पढ़ी थी वो बेसिकली यहाँ फॉल करता है। एडी करंट है उसको भी देखते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल है और लिक्विड पेनिट्रेंट है। सबसे पहले हम अल्ट्रासोनिक लिक्विड पेनिट्रेंट को देख लेते हैं, सॉरी ओके। लिक्विड पेनिट्रेंट जो है बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई भी वर्क पीस है, आप क्या करते हो कि उसके अंदर जो है बेसिकली आप लिक्विड आप उसमें से पास ऑन कराते हो, ठीक है। तो वो आपको पता लग जाता है कि अगर तो सरफेस बिल्कुल स्मूथ है तो उसके लिक्विड उसमें से पास ऑन हो जाएगा, मगर उसमें अगर
पोर्स वगैरह मौजूद हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, लाजमी बात है लिक्विड उसके अंदर सीप कर जाएगा, ठीक है। और या फिर कह लें कि क्योंकि वो जो परफोरेशंस है ना वो बेसिकली लिक्विड को अपनी तरफ सक करेंगी, ठीक है। कैपिलरी एक्शन है, आप लोगों ने फ्लूइड के अंदर पढ़ा होगा कि अगर स्मॉल ऑरिफिस या स्मॉल ओपनिंग हो ना और यहाँ वाटर है तो ये अपने आप की तरफ इसको सक करेगा, वैक्यूम बना के लिक्विड को अपनी तरफ सक करेगा, जिसकी वजह से वो उसके अंदर फ्लो करेगा। तो आपको यहाँ से पता लग सकता है कि आपके पास जो है कोई डिसकॉन्टीन्यूटी तो नहीं है। मसलन यहाँ देखो, ये टॉप के ऊपर जो है ये सरफेस है, अगर लेट से यहाँ आप पास ऑन कर रहे हो, ठीक है, और फर्स्ट करो यहाँ इम्प्योरिटी है तो इसके अंदर फॉल ऑन कर जाएगी, ठीक है। तो लिक्विड पेनिट्रेंट्स का बेसिकली कह लें दैट दे कैन सीप वेरियस टाइप्स ऑफ minute surface openings by capillary action. The equipment is very simple and the inspection can be performed at many stages in the production of the part as well as the after the part is placed in surface, यानी कि पार्ट ऑपरेशनल है तब भी इसको चेक कर सकते हो। मगर इसका एक इसका ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि अगर तो सरफेस के ऊपर कोई ओपनिंग या इम्प्योरिटी है तब तो डिटेक्ट हो जाएगी, अगर मशीन अगर ऊपर से बिल्कुल स्मूथ है और अंदर कहीं जाके कोई इशू है तो वो यहाँ से डिटेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि लाजमी होता है जब टॉप से सारी सर्फेसेस बंद होते हैं लिक्विड कैसे फ्लो करेगा उसमें, ठीक है। तो ये जो है लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन है जो कि एनडीटी की एक टाइप थी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडी करंट इंस्पेक्शन की। एडी करंट इंस्पेक्शन यार आप लोगों ने जो एफएससी में भी और डीए में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके पास एक बैटरी है जो कि चार्ज है तो आप उसके पास कोई भी मेटेलिक पार्ट लेके जाओगे तो उसमें जो है मैग्नेटिक इंडक्शन होगी, उसमें भी मैग्नेटिक करंट फ्लो करेगा और वो भी चार्ज उसमें से पास होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये वही प्रिंसिपल है जिसकी वजह से आपकी जो एसी मोटर्स या डीसी मोटर्स वगैरह जो है वो एडी करंट के प्रिंसिपल के ऊपर ही एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर आप करते हैं क्या है कि कोई मटेरियल पार्ट है ना तो आपने एक सॉलिनॉइड या फिर आपने कोई भी कॉइल रख दी जो कि चार्ज है, जैसे ही आप अपने पार्ट को उसके पास लेके जाएंगे या ट्यूब वगैरह को पास लेके जाएंगे तो उसमें होगा क्या कि करंट फ्लो करना लग जाएगा। सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ इंस्पेक्शन इज़ यूज टू identify condition and properties related to electrical conductivity, magnetic permeability and physical dimensions, primary factors affecting eddy current response। अगर इन केस कहीं डिसलोकेशन होगी तो आपको मैयर हो रहा होगा कि यार इस जगह पे चार्ज जो है वो गायब हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक चार्ज एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं है। फ़र्ज़ करो कि यहाँ अब आपके पास इम्प्योरिटी है, फिर कह लो कि यहाँ आपके पास होल है, तो जब आप प्रोब के थ्रू मैयर करोगे मल्टीमीटर से आप देखोगे कि यार यहाँ इस पॉइंट पे तो चार्ज ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई ना कोई इम्प्योरिटी मौजूद है या कोई परफोरेशन मौजूद है, तो आप इसको दोबारा देखोगे, ठीक है। इसके थ्रू जो है लाजमी बात है आप जो है लैप्स, क्रैक्स, वॉइड्स वगैरह आप जो है डिटेक्ट कर सकते हो। कुछ अगर लेट से आपने एक पार्ट बनाया और उसमें दो डिसिमिलर मेटल्स आपके पास आ रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ से पता लग जाएगा। मसलन आयरन की कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी, कॉपर की डिफरेंट होगी, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ जो है मेटल सेम नहीं है, मेटल चेंज हो रहा है दरमियान में, ठीक है। सो ये एक इंस्पेक्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो और इसकी भी एप्लीकेशंस जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद जो है रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखो तो हमने एडी करंट को भी कर लिया है, ठीक है, लिक्विड पेनिट्रेंट को कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जो है हम रेडियोग्राफिक को हम देख लेते हैं, बेसिकली अल्ट्रासोनिक्स और ये रेडियोग्राफी वगैरह उसमें आ जाती हैं, ठीक है। रेडियोग्राफिक बेसिकली इंस्पेक्शन में क्या होता है कि सेम वही अल्ट्रासोनिक वाला इसमें कि यार आपने जो है वो रेज़ आपने पास ऑन की, ठीक है, तो हर एक बॉडी की जो है एब्जॉर्बिंग पावर डिफरेंट होती है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि या तो वो बड़ी वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा या जो है वो छोटी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। देखो यार फॉर एग्जांपल आपके पास एक रंग है काला है, वो काला आपको क्यों दिखाई देता है? हालांकि अगर आप लाइट को देखो तो लाइट के तो साथ के साथ स्पेक्ट्रम्स हैं। होता क्या है कि वो कलर जो है वो बाकी कलर्स की जो वेवलेंथ है ना, येलो की, ब्लू, इंडिगो वगैरह, उन तमाम की जो वो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लू की जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। जब आपकी आंखों में वो वेवलेंथ जाती है तो आपको वो कलर ब्लैक नज़र आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इंस्पेक्शन होती है। तो रेडियोग्राफिक में भी इसी तरह के है, जो मेटल है, जो मटेरियल है, उसने रेज़ की कुछ वेवलेंथ को उसने एब्जॉर्ब कर लेना है, कुछ वेवलेंथ जो है उसको वो टकरा के वापस आपके पास रिसीवर पे जब आएंगी आप डिटेक्ट कर लोगे कि जो है, और जितना वो टाइम उसको लेगा आप वहाँ से डिटेक्ट कर लोगे। यही मेथोडोलॉजी यूज़ होती है। हम कहते हैं ना कि ये समंदर जो है ये इतने फीट या इतने किलोमीटर गहरा है, वो हमें कैसे पता लगता है?
क्योंकि देखो अगर आपका 1 किलोमीटर सी डाइवर नीचे जाए ना तो उस पर 14 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाता है। यानी कि अगर एटमॉस्फेयर में 1 एटीएम है तो 1 किलोमीटर सतह समंदर के नीचे वो 14 एटीएम बन जाता है जो उसके ऊपर प्रेशर है। उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन ही यूज़ होता है कि हम सतह समंदर हम डेप्थ बता सकते हैं समंदर की कितनी है, या हम बता सकते हैं फ़र्ज़ किया कि कोई भी इस तरह की आपने डेप्थ मेजर करनी हो आप इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें भी 3 मेन एलिमेंट्स हैं जिसकी मैंने भी जिक्र भी किया। रेडिएशन सोर्स, ठीक है, उसके बाद है टेस्ट पीस और द ऑब्जेक्ट बीइंग एवेल्युएटेड एंड अ सेंसिंग मटेरियल बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन डेंसिटी एंड वेरिएशन इन थिकनेस ऑफ द पार्ट और डिफरेंसेस इन एब्जॉर्प्शन characteristics caused by variation in composition, different portion of a test piece absorb different amount of penetrating radiation। तो ऐसे भी हो सकता है कि आपने जब एक वर्क पीस बना लिया आपको पता लग जाएगा कि यार ये रेडियोग्राफी के थ्रू ये वैल्यूज़ आनी है। अगर किसी पॉइंट पे वैल्यूज़ वेरी करती हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि वहाँ इम्प्योरिटी है या कोई डिफेक्ट है, तो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि यार ये पार्ट सही नहीं है, इसमें कुछ कोई ना कोई मसला है, तो आप उसको देख सकते हो। आई थिंक ये एग्जांपल से आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, मसलन दरमियान में टेस्ट पीस है, ऊपर से आप रेडिएशन पास कर रहे हो, देख रहे हो कि इसके ऊपर कितनी रेडिएशन पास हो रही, कुछ उसने जो है वो एब्जॉर्ब कर लें, बाकी उसने जाने दी, तो आपको जो है यहाँ से पता लग गया कि यहाँ जो है ये इमेज फ्लॉ जो है वो मौजूद है। ठीक है, रेडियोग्राफी इज यूज टू डिटेक्ट फीचर्स ऑफ अ कंपोनेंट और असेंबली that exhibit differences in thickness or physical density compared with surrounding material। so basically density चूँकि मटेरियल की चेंज होती है और एक पार्ट की डिफरेंट पॉइंट पे, तो आपको यहाँ से पता लग सकता है। उसके बाद अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन है। ठीक है, अगर मैं दोबारा यहाँ जाऊँ, ठीक है, हमने अल्ट्रा एक्सरे वगैरह ये हमने कर लिया। ठीक है, अल्ट्रासोनिक्स की बात कर लेते हैं। तो अल्ट्रासोनिक भी बेसिकली वही चीज़ है कि इसके अंदर जो है हमने एकूस्टिक जो है एनर्जी या फिर कह लो कि साउंड वेव्स हम पास ऑन करते हैं। ठीक है, दे आर इंट्रोड्यूस इन मटीरियल डायरेक्ट। यहाँ बेसिकली रेडियोग्राफी में जो है वो रेडिएशन वेव्स होती हैं। ठीक है, या फिर एक्सरे वगैरह के बाद एक्सरे वाली जो है बेसिकली वो इसके अंदर आ जाती हैं, और जो अल्ट्रासोनिक है उसमें बेसिकली वो साउंड वेव्स होती हैं। ठीक है, आप लोगों को शायद पता होगा कि जो ह्यूमन है वो बेसिकली 120 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, हम 125 हर्ट्ज़ की उससे ऊपर की नहीं सुन सकते। ठीक है, तो बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं। ठीक है, जो कि आपको आपके कानों को नहीं, आप उसे डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, मगर वो साउंड वेव्स होती हैं। ठीक है, दे आर इंट्रोड्यूस इनटू मटेरियल टू डिटेक्ट सरफेस एंड सब सरफेस फ्लॉज टू मेजर थिकनेस ऑफ द मटेरियल एंड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ फ्लॉ। बिल्कुल वही ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो हमारे पास रेडियोग्राफिक में था, वही इधर है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक बीम ट्रैवल थ्रू मटेरियल until it strikes an interference or discontinuity such as flaw। ठीक है, अगर जो है कोई फ्लॉ आएगा तो बेसिकली जो है वहाँ से क्या होगा कि वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी और उसको लाजमी बात है हम दोबारा जो उसको हम डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वेरियस इंटरफेसेस एंड फ्लॉज कैन बी यूज टू डिफाइन द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ फ्लॉज, द थिकनेस ऑफ द मटेरियल एंड द डेप्थ ऑफ फ्लॉ बीनीथ सरफेस। अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन बेसिकली इसमें आप देख लो क्या होता है कि अगर जो है कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो बेसिकली देख रहे हो कि जितनी रेज आपके पास गई उतनी ही वापस आ गई। अगर आपके पास जो है कोई मेजर आपके पास डिफेक्ट वगैरह है तो देख रहे हो कि वो फ़ौरन बिल्कुल टाइम नहीं लगा, फ़ौरन वापस रिफ्लेक्ट होके आ गई। इसी तरह अगर उसमें कोई पोरोसिटी है या फिर पोर्स बनी हुई या फिर कोई पार्शल बेसिकली लॉस हो रहा है तो भी आपको पता लग जाएगा कि इस माइक्रो लेवल पे इसमें डिफेक्ट्स हैं। दूसरे केस में जो है आप ये भी देख सकते हो। अच्छा, एक तो ये टेक्निक है, दूसरा ये कि वो वेव्स इसमें से थ्रूली पास हो जाएंगी। अगर वो कम्प्लीटली पास होकर आप दोबारा इनको रिसीव करके देख लेते हैं तो इसका भी मतलब है कि जो है कि इसका मतलब वो पास है। अगर वो रेज यहाँ पहुँचती नहीं है इसका मतलब है कि कोई मेजर फ्लॉ है। अगर उसका स्मॉल पोर्शन पहुँचता है इसका मतलब है कि इसमें पार्शियल फ्लॉ है। ठीक है, सो बेसिकली जो है the amount of energy reflected is a function of the nature and orientation of the interference of flaw। यानी कि जिस किस्म का डिफेक्ट होगा उस किस्म का आपको रिस्पॉन्स रिफ्लेक्शन के बाद मिलेगा। यानी कि कुछ इस तरह से भी मिल सकता है, कुछ ये भी मिल सकता है। ठीक है, जो ज़्यादातर हमारे पास वेवलेंथ यूज़ होती है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है 1 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 25 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक या साउंड वेव्स की हम यहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ और मेथड्स भी हैं जो कि आजकल यूज़ होते हैं जिसमें रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं। मसलन अब ये आपके पास अगर ये मेथड देखो तो ये बेसिकली रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है। इसमें क्या होता है कि ये इमेजिंग सिस्टम है, बेसिकली उसको स्कैन करेगा
जहाँ भी आप इसको प्लेस करेंगे, ठीक है। इसी तरह ये लेज़र स्कैनर्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। बेसिकली लेज़र स्कैनर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं फटीग वगैरह की वजह से। आप यहाँ देख रहे हो कि ये क्रैक्स वगैरह जो डेवलप हैं, इनको अगर हमने मैयर करना है तो हम लेज़र पास ऑन करते हैं और यहाँ से मैयर कर सकते हैं कि यहाँ क्या है। तो बेसिकली 3D स्कैनर के तौर पे ये काम कर रहा होता है। ये इस तमाम सेटअप जो है इसको हम लेज़र स्कैनर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े साइलोज जो होते हैं हम उनमें यहाँ यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्मोग्राफी आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, थर्मल इमेजेस हम स्कैन कर रहे होते हैं, हीट मैप निकालते हैं। बेसिकली ये भी इंस्पेक्शन का एक टेक्निक है और इसको भी हम यूटिलाइज़ करते हैं। या टेम्परेचर से हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो है यहाँ अगर तो टेम्परेचर यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ ज़्यादा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज़ इधर ऐसी थी, ठीक है। या आई थिंक मूवीज़ में आप लोगों ने इसको बेहतर, आप लोग वहाँ से इसे मैयर कर सकते हो। इसको हम और भी यूज़ करते हैं एनर्जी ऑडिट के अंदर। एनर्जी ऑडिट ये होता है कि आपने अपने जो पावर कंजम्पशन उसको रिड्यूस करना है, तो आप एरियाज डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कहाँ ज़्यादा, तो वहाँ भी थर्मोग्राफी यूज़ हो रही होती है। उसके बाद है मोशन एम्पलीफिकेशन। मोशन एम्पलीफिकेशन ये है कि आपके पास एक बिल्कुल स्मॉल सी बहुत छोटी सी मूवमेंट है, तो आपने क्या किया कि आपने हाई स्पीड कैमराज लगा दिए, फिर आप उसको स्लो मोशन में देख सकते हो, ठीक है, कि वो ग्रेजुअली कैसे कैसे जाके उसने इसको किया। सो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड मोशन एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफाई होता है किसी चीज़ को बढ़ा के पेश करना। सो बेसिकली जब आप स्लो मोशन में देखते हो तो बहुत स्लो स्लो चलता है और वो वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाती है, ठीक है। सो बेसिकली मोशन एम्पलीफिकेशन जो है बेसिकली वहाँ भी यूज़ होता है, ठीक है, फॉर डायग्नोसिंग वाइब्रेशन प्रॉब्लम्स। बेसिकली या तो आप हाई स्पीड कैमराज लगा दो या फिर यह कि आप मोशन की एम्पलीफिकेशन कर दो, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, तो आपको पता लग जाएगा कि जो है यहाँ इसमें वाइब्रेशन है कि नहीं। अच्छा चलो यार, मैं ना आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। आप लोगों का वाइब्रेशन का सब्जेक्ट आता नहीं है, मगर मैं आप लोगों को ना एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये आखिरी स्लाइड है, ठीक है। अच्छा होता क्या है कि यार हमारे पास जो भी बॉडी है ना, साइंस ये कहती है कि यार हर एक बॉडी की ना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अराउंड वाइब्रेट कर रहा है। मसलन मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोगों को मेरी बात जो है थ्रू सुनाई दे रही है। क्या हो रहा है, मेरी ज़ुबान हरकत कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। मैं माइक्रोफोन के थ्रू आपको ट्रांसमिट कर रहा हूँ, मेरी वाइब्रेशन कन्वर्ट हो रही है सिग्नल में, आपके पास आ रही है, आपके कान इसको वाइब्रेशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं और आपका ब्रेन उसको एक्ट करके आपको बता रहा है कि मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने नोट किया होगा यार, अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो एक स्पेसिफिक स्पीड आती है जिसके ऊपर आपकी गाड़ी खड़खड़ या बहुत ज़्यादा बजने लग जाती है, ठीक है। जैसे ही आप उस स्पीड को क्रॉस कर लेते हो या उस स्पीड से नीचे आ जाते हो, वो वाइब्रेशन नहीं हो रही होती। उसका क्या मतलब है, उस टाइम पे होता ये है कि यार देखो, अब हर एक बॉडी की इसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब आप गाड़ी को एक्सेलरेटर दे रहे हो ना और आपने जो है पैडल और आपकी गाड़ी चल रही है, तो लेट से 40 किलोमीटर या 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे जो अब आपकी फ्रीक्वेंसी वो फ्यूल या इंजन वगैरह की वजह से बन रही है, वो बेसिकली कहलाती है फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं थी, मगर जो आपने इक्विपमेंट यूज़ किया उसकी वजह से उसके अंदर इंड्यूस हो गई। अगर ये फोर्स फ्रीक्वेंसी और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी मीट कर जाती हैं तो रिज़ल्ट क्या होता है कि ये फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी बन जाती है, एम्पलीफाई हो जाती है। इसको हम बोलते हैं, ये जब पहली बार होती है ना, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो हमने या तो कोशिश करनी होती है कि जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो नेचुरल वाइब्रेशन हैं या तो वो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन से बहुत कम हो या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन से बहुत आगे हो, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन आता है, फिर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन आता है, मगर सबसे ज़्यादा खतरनाक फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है। ये आज से तकरीबन 10 साल पहले हुआ क्या था कि बांग्लादेश में एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई थी, पूरी तरह गिर गई थी। जब उसकी उन्होंने यानी कि अपार्टमेंट था वो और 200-300 बंदे मलबे तले दब गए थे। जब उसकी उन्होंने कह लें कि स्टडी किया तो पता ये लगा कि जो जनरेटर था वो उन्होंने रखा हुआ था रूफ टॉप के ऊपर। जनरेटर जब रूफ टॉप के ऊपर रखा तो अब एक बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, जब जनरेटर चला, जनरेटर ने अपनी फोर्स फ्रीक्वेंसी बनाई। जब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स फ्रीक्वेंसी जब मीट कर गई तो एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया। एम्पलीट्यूड जब यानी कि वो बड़ा हो गया, फ्रीक्वेंसी बड़ी हो गई, तो उससे क्या हुआ कि आपके पास जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स कर गई, ठीक है। सो इस वजह से मोशन एम्पलीफिकेशन भी ज़रूरी है कि हम
इसमें हम वाइब्रेशंस वगैरह को देख सकते हैं कि यार इसमें वाइब्रेशन तो नहीं आ रही, यानी कि हम मोशन एम्पलीफाई करेंगे ना तो हमें पता लगेगा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कितनी पास या कितना दूर है, ठीक है। सो ये भी एक इंस्पेक्शन का मेथड है। सो यहाँ जो है हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। तो